भाई देवेंद्र शर्मा जी अपने विस्तार रखें। आदरणीय स्वामी जी और साथियों, अभी कुछ दिन पहले मुझे आंध्र प्रदेश में जाने का मौका मिला। वहाँ पर दो मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट्स में, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी में, किसानों ने इस साल क्रॉप हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। यानी किसानों ने यह तय किया है कि हम इस साल इस मौसम में, खरीफ के मौसम में धान की पैदावार नहीं करेंगे, खेत को खाली छोड़ेंगे। वो इतने दुखी हैं आज खेती से कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि 1 लाख हेक्टेयर में खेती नहीं हो रही है आंध्र प्रदेश में। तो जब मैं वहां देखने गया तो मुझे समझ आया कि किसानों ने ऐसा क्यों किया। पिछले मौसम की, पिछले रबी सीजन की जो फसल है अभी किसानों के घर में पड़ी है। 50 लाख टन धान जो है किसानों के घर में पड़ा है, उसका कोई खरीदार नहीं है। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं खरीद सकते। बाजार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। किसान अगर बाजार में जाएगा तो आप जानते हैं उसकी वैसे ही डिस्ट्रेस सेल में जाएगा। तो किसानों ने यह तय किया कि इस बार उस क्राइसिस को बढ़ाने से अच्छा है कि हम कुछ ना ही पैदा करें। ये आंध्र प्रदेश की कहानी थोड़ी विचित्र लगती है, लेकिन अगर सारे देश के आप संदर्भ में देखें तो कोई सिचुएशन कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। ये अक्सर माना जाता है बहुत लोगों द्वारा कि किसान जो है हमारे देश का, वो उसकी हालत खस्ता है। एक तो ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि हम अपनी पैदावार किसान जो है नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए वो इसके ये जो उसका क्राइसिस है उसके सामने खड़ा है। अगर वो पैदावार बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, यील्ड बढ़ाए तो उसकी आय भी बढ़ेगी। एक तो आर्गुमेंट ये है। दूसरा ये है कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, अगर उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिले, यानी डबल भी कर दीजिए, तो किसान की हालत जो है वो ठीक हो जाएगी, किसान क्राइसिस से बाहर हो जाएगा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि सब कुछ हटा दीजिए, किसान को अपने आप बेचने दीजिए, मार्केट का उसको डिसाइड करने दीजिए, तो किसान जो है अपने क्राइसिस से बाहर निकल जाए। आज बहुत भयंकर एक सवाल खड़ा है देश के सामने कि किसान की माली हालत इतनी खराब क्यों होती जा रही है। बहुत से कारण है, मैं ये नहीं कहता कि एक ही कारण है, लेकिन उसमें इकोनॉमिक जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मानते हैं हम कि कम है, ठीक तरीके से नहीं मिलता। उसमें किसान की लागत मूल्य जो है वो ठीक नहीं जोड़ी जाती या एवरेज कर दी जाती है, और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिम्यूनरेटिव नहीं है, यानी उसको ठीक नहीं मिलता है, तो इसलिए किसान का कर्जा बढ़ता जाता है, किसान दुविधा में जाता है। अक्सर मैंने देखा है जो किसान यूनियन है देश के, वो भी यही बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देश में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसी को मिलता है जो मंडी में कुछ लेके जाता है। अगर आपके पास कुछ सरप्लस है तभी आप मंडी में जाके बेचोगे, तभी आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलेगा। 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास मंडी में कुछ बेचने को ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 30% किसान हैं देश के जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा होता है, 70% किसान तो उससे बाहर है। तो ये क्या कारण है कि हमारे सारे संगठन जो हैं वो यही बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाए, तो वो 70% जो किसान बाहर हैं उनका क्या होगा। दूसरा ये है कि आप बाजार, अपने सरकार का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है इसको आप खत्म कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और मार्केट को खोल दीजिए और बड़ी कंपनियों को भारत में लाइए। वॉलमार्ट, टेस्को, सेंसबरी, ऐसी कंपनियां जब भारत में आएंगी तो वो सीधा किसानों से खरीदेंगी, किसानों को लाभ होगा, बिचौलिया खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा। और अक्सर जो पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के, वो इस बात को मानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक रास्ता है। बड़ी कंपनियां मतलब वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी जो सालाना आय है वो 48 कंट्रियों की जीडीपी से ज्यादा है। एक कंपनी का ये हाल है। तो जब ये कंपनी भारत में आएगी तो ये कहा जाता है कि साहब ये कंपनी आएगी तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, सीधा वो किसानों से खरीदेगी, किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा और कंज्यूमर को तो फायदा होगा। वॉलमार्ट ने
अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने अपने देश में एक उनको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देनी पड़ती है। उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में वॉलमार्ट ने यह माना है कि उन्होंने पिछले 5 साल में भारत में 70 करोड़ रुपए खर्चा किया है टू एजुकेट इंडियंस। एक कंपनी ने 70 करोड़ रुपए खर्चा किया हम लोगों के ऊपर सिखाने के लिए, समझाने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए। आपको समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। अभी तो एक कंपनी की बात कर रहे हैं, टेस्को ने, सेंसबरी ने, या यूरोप की कंपनियां हैं, इन्होंने कितना खर्च किया ये नहीं मालूम क्योंकि उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं आए। एक कंपनी ने 70 करोड़ रुपए खर्चा किया है, सरकार का जो पेंडुलम है वो इधर खिसक के आ गया है अप्रूवल देने के लिए। क्या वॉलमार्ट से आने से क्या वाकई ही किसानों को फायदा होगा? ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज ये डिबेट देश में चल रही है कि किसानों के क्राइसिस से इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी वो बहुत ज्यादा उसका रोल है और उसको कैसे ठीक किया जाए। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है। वॉलमार्ट का टोटल जो टर्नओवर है वो $400 बिलियन का है। टोटल टर्नओवर $400 बिलियन का है। भारत में पूरा सेक्टर जो है इसका टोटल टर्नओवर भी 400 बिलियन है। मतलब एक वॉलमार्ट कंपनी का 400 बिलियन है, हमारे देश के सारे जो ये ट्रेड को मिला लें तो वो 400 बिलियन है। ये माना जाता है भारत में कि 12 करोड़ शॉपकीपर्स हैं और 40 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट है, उनको व्यवसाय है। जो अमेरिका में जो कंपनी है वॉलमार्ट, वो $400 बिलियन का जो व्यापार जो टर्नओवर करती है साल का, उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है? 20 लाख लोग। 20 लाख लोग $400 बिलियन का टर्नओवर देते हैं। हमारे देश में 40 करोड़ लोग जो हैं वो उतना ही जो बिजनेस है देते हैं। यानी मतलब है कि हमारे देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये सेक्टर जनरेट करता है। और ये माना जा रहा है कि जब वॉलमार्ट भारत में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाया वो भारत में कैसे जनरेट करेगा, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं, ना ही को पूछने को तैयार है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब इस सरकार 2009 के इलेक्शन के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत में आए तो वो इंग्लैंड के थे। उसके बाद 5 महा जो शक्तियां हैं उनके भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश में आए। सबका जोर हमारे सरकार के ऊपर था कि आप एफडीआई इन रिटेल को खोलिए। इंग्लैंड से शुरू हुआ। इंग्लैंड का अपना हाल देख लीजिए। वहां 2 कंपनियां बड़ी प्रोमिनेंट हैं, टेस्को और सेंसबरी। टेस्को और सेंसबरी ने पिछले 2 साल में 24,000 नौकरियों क्रिएट करनी थी। 2 साल के बाद नौकरियां तो क्या क्रिएट करनी है, उन्होंने 700 लोगों को नौकरी से निकाला है दोनों ने मिलकर। और वो ही कंपनियां भारत में लाई जा रही हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एक बात तो ये सब स्पष्ट होगी कि ये कंपनियां कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। किसानों की बात हम देखें, अगर वॉलमार्ट से किसानों को फायदा होता तो आप ये मानेंगे कि अमेरिकन किसान जो है वो तो बहुत ही अमीर होना चाहिए, उसको बहुत फायदा होना चाहिए, और वो है भी। बहुत से लोग कहेंगे कि अमेरिकन किसान तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। अमेरिका में कमोडिटी एक्सचेंज, वायदा बाजार भी है। सबसे बड़ा वायदा बाजार जो है दुनिया का वो शिकागो में है, कमोडिटी एक्सचेंज जो है। और जितने किसान हैं वहां पर वो सब कंप्यूटर पे हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट भी है, वायदा बाजार भी है उनके पास। उसके बावजूद भी किसानों की ये हालत है कि अगर किसान को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट सरकार ना दे तो किसान खेती से बाहर हो जाए। पहले हो गए हैं लेकिन जो बचे खुचे रह गए हैं। यानी ये देखा गया है कि 2000 हर 5 साल में, आखिरी जो था फार्म बिल अमेरिका का 2008 में आया था, 5 साल का वो अगले सब्सिडीज का प्रावधान करते हैं। उसके अंदर 2008 का जो फार्म बिल है अमेरिका का, उसमें उन्होंने $307 बिलियन का एग्रीकल्चर के ऊपर निवेश की बात की है, और जिसमें से अधिकतर जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी किसान को सीधा उसकी खेती और उसके आकार खेत का और उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से उसको सीधा घर में बैठे चेक मिलता है। अगर वो हटा दें आप सब्सिडीज तो अमेरिका की खेती जो है वो कोलैप्स कर जाती है। यही हाल यूरोप का है।
यानी अगर यही सिस्टम हम भारत में लाएंगे और ये कह के लाएंगे कि इससे किसानों को फायदा होगा, तो किसानों को कहीं ना कहीं इस पर सोचना पड़ेगा, सोच रखनी पड़ेगी, क्या वाकई ही आपको इसका फायदा होगा। अभी हाल में पढ़ रहा था मैं कि इंग्लैंड में जितने डेयरी फार्मर्स हैं, आज उसमें एक होड़ लगी है डेयरी को छोड़ने की। वो इसलिए क्योंकि ये टेस्को और सेन्सबरी ने जो उनकी मार्जिन थी इतनी कम कर दी है कंज्यूमर को सस्ता देने के लिए कि किसानों को, डेयरी फार्मर्स को अब उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और वो सरकार को कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसको किसी न किसी एक्ट के अंदर इनको रोका जाए कि हमारी जो आय है उसको कैसे स्क्वीज करते जा रहे हैं। यानी मतलब कहने का कि जो एक उपाय दिया जा रहा है वो उपाय भी हमारे देश के लिए कितना ठीक है, कितना सही, वो हम सबको उस पर सोचने की जरूरत है। तीसरा ये माना जाता है कि साहब हमारे देश के जो किसान हैं ये बेकार हैं, इनको खेती करने नहीं आती है, ये इनकी प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, तब तक ये ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में ये कंपीट नहीं कर सकते। धान की जो हमारी पैदावार है इस देश में वो तकरीबन 3 टन है 1 हेक्टेयर में, अमेरिका की 7 टन है। तो ये कहा जाता है कि हमारा किसान भारत का जब 3 टन से लेकर 7 टन तक पैदावार कर देगा तब उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तब वो आत्महत्या नहीं करेगा और तभी वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा। हमारे वैज्ञानिक, पॉलिसी मेकर सब इस बात को मानते हैं कि यही होना चाहिए। मैंने हर बार कहा कि यह भी गलत धारणा है। गलत धारणा इसलिए है, अमेरिका की अगर हम बात करें, थोड़ा उसमें अंदर जाएं देखने के लिए, तो अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में जितना धान लगाया जाता है सारा मिला के, राइस की जो प्रोडक्शन है उसको अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में ले लें तो $1.2 बिलियन का धान लगता है। 1.2 बिलियन डॉलर्स का वो धान पैदा करते हैं। 7 टन उनकी पैदावार है। यह माना जाता है कि जिसकी पैदावार बहुत ज्यादा होगी वो दुनिया की मार्केट को डोमिनेट करेगा। क्या अमेरिका बिगेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया का? सबसे जो बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है धान का, चावल का, वो है थाईलैंड, जिसकी पैदावार भारत से भी कम है। वो 2.8 पे है, हम 3 टन पे हैं। यानी इसका प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है आपके एक्सपोर्ट्स पे। दूसरी बात है कि अगर वो किसान इतनी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी करता है तो किसान खुशहाल होना चाहिए। लेकिन ये जो नहीं बताया जाता वो ये है कि $1.2 बिलियन की तो उनकी पैदावार है और किसानों को सब्सिडी मिलती है $1.4 बिलियन की। यानी $1.4 बिलियन आप किसान को सीधा देते हैं टू प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ $1.2 बिलियन। और यही एक कारण है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है आजकल डोलड्रम में है। उसमें बहुत से कारण है, उसमें एक ये भी है। एक कपास के किसान हमारे देश के कहते हैं कि साहब ये जब बाजार खुल जाएगा तो हमें फायदा होगा और ये इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं इसको देखने की जरूरत है। किसान कॉटन की हम बात करें, सबसे ज्यादा एरिया तो भारत में है, प्रोडक्टिविटी फिर हमारी कम है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी, पैदावार बढ़ाएगा किसान तो उसको ग्लोबली कंपीट कर पाएगा। अमेरिका में 20,000 कॉटन के किसान हैं। 20,000 कॉटन के जो किसान हैं, कपास के खेती करते हैं, उनको टोटल जो पैदावार करते हैं साल में, उसको इकोनॉमिक टर्म्स में $3.9 बिलियन की वो कपास पैदा करते हैं। 3.9 बिलियन, तकरीबन $4 बिलियन की कपास पैदा करते हैं। उनको सरकार सब्सिडी देती है $4.7 बिलियन टू प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ $4 बिलियन। मेरा यह मानना है कि अगर हमारे देश का किसान भी अमेरिका के किसान से कंपीट कर सकता है, लेकिन वो तब जीवित रहेगा जब उसको उतनी सब्सिडी मिलेगी जैसे अमेरिका में दी जाती है। हमारे देश में सब्सिडी कौन देगा किसान को? क्या हमारी सरकार उस कॉटन ग्रोअर को या उस राइस के ग्रोअर को उतनी सब्सिडी दे सकती है? लेकिन हमें कहा जा रहा है कि साहब आप पैदावार बढ़ाइए, आप पैदावार बढ़ाएंगे तब आपकी आय बढ़ेगी। कहने की बात यह है कि ये सारे जो है, ये आपको जो ये दाव दिए जाते हैं, सामने दाव पेंच रखे जाते हैं, इससे किसान का भला नहीं होने वाला। तो क्या होना चाहिए खेती का जो एक नक्शा या खेती का जो सोच आगे के दिनों में, कि जिससे हम खेती के इस क्राइसिस से किसान को बाहर निकाल पाए? मुझे लगता है कि शायद जैसे आज भी एग्रीकल्चर ग्रुप ने इस पर बहुत डिस्कशन किया और बहुत सी अच्छी बातें भी सामने आई हैं, लेकिन पॉलिसी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, नीति निर्धारण के समय पे क्या कर सकते हैं। और इस बात पे कई जगह आपने देखा कि स्वामी रामदेव जी का भी इस पे बड़ा आह्वान रहा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और जो अभी सरकार के सामने जो व्यवस्था परिवर्तन के मामले में भी जो स्वामी जी ने बातें रखी हैं, उसके अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें इसके सोल्यूशन आपको मिलते हैं।
वॉलमार्ट आएगा, बाजार को खोल देंगे और उसको आपको किसानों को फायदा होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि इसका कहीं तथ्य नहीं मिलता आपको, कहीं इसका पुष्टि नहीं होती है दुनिया में। लेकिन एक जो बड़ा अच्छा काम हुआ है, कैसे हुआ मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो उन्होंने एक मतलब डाइकोटमी है उत्तर प्रदेश में, एक तरफ तो उन्होंने ऐसा कदम लिया है जो कि खेती के लिए, किसानों के लिए बहुत हानिकारक है, दूसरा कदम उन्होंने ऐसा लिया जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद भी है। अब ये कैसे होता है इस देश में, ये आप सब जानते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश ने यह किया कि जो आप देख रहे हैं अधिकरण की बात हो रही है, जमीन अधिकरण की बात हो रही है, भट्टा परसोल और सब बातें आप सुनते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1/3 भूमि का अधिकरण होना है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन जो है भारत की, वो उत्तर प्रदेश में है। गैंगेटिक प्लेन है, आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है देश की, वो भी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा पैदावार भी उत्तर प्रदेश में है। यह अलग बात है कि उनके पास सरप्लस नहीं है जैसे पंजाब में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी अधिकरण होगा, टोटल मैंने उसको एस्टिमेट किया तो 67 लाख हेक्टेयर जमीन का अधिकरण होना है। 6.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन का अधिकरण होना है। इससे पैदावार में कितना फर्क पड़ेगा? आज की जो पैदावार है उनको अगर उसके हम हिसाब से देखें तो 145 लाख टन यानी 14.5 मिलियन टन की पैदावार में उनकी कमी हो जाएगी। जो सवाल पूछने वाला वो ये है कि आने वाले दिनों में हु विल फीड उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी? लेकिन उन्होंने जो साथ में एक अच्छा कदम किया है वो ये किया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में, हम जानते हैं पंजाब हरियाणा जैसे मंडियां उतनी नहीं है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बहुत कम है। उन्होंने 2300 मंडियां पे अगले 2-3 साल में लगाने का इरादा कर लिया। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मंडियां अगर बनती हैं तो उससे अश्योर्ड मार्केट किसानों को मिलता है। आज पंजाब और हरियाणा के किसान अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो मंडियों का है, जो मंडी प्रोक्योरमेंट सिस्टम का है। अगर आप उसको निकाल दीजिए तो आप देश का हाल जो है वही हाल उन प्रदेशों का भी हो जाता है। तो ये पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई है जिसको हम शायद नहीं देख पा रहे हैं, मेरा मानना है कि ये मंडियों का गठन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक, किसी ने कहा कल कि दाल, हमारी तूर की दाल का 35 रुपए किलो उसका प्राइस है, लेकिन हमें मिलता 30 रुपए। वो इसलिए मिलता है कि ना उसकी मंडी है खरीदारी की, ना कोई खरीदने वाला है। अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट उसकी भी कर दे, लागू शुरू कर दे। आज सिर्फ 2 फसलों की होती है, गेहूं और धान की, और बाकी जो 22 फसलें हैं जिनके प्रोक्योरमेंट प्राइस दिया था उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। अगर उसकी भी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाए तो मेरा मानना है कि हमारी पैदावार जो है एक सस्टेन्ड वे में बढ़ सकती है। करने की जरूरत क्या है? एक देश को एक तो पैदावार बढ़ाने की जरूरत है और सबसे ज्यादा किसान की आय बढ़ाने की जरूरत है। और यही कि स्वामी जी ने कहा था अपने उसमें कि आज देश को जो जरूरत है वो हमें समझना है इस बात को। आज जो देश को जरूरत है, किसानों के लिए भी एक आय कमीशन का गठन होना चाहिए, इनकम कमीशन का गठन होना चाहिए। और ये इनकम कमीशन का गठन बहुत जरूरी है। किसानों को भी, हमारे किसान नेता हैं, संगठन, उनको समझने की जरूरत है। ये क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी आपके मॉडल हैं दुनिया में, वो सब के सब फ्लॉप हो गए किसानों के लिए। चाहे हमारे देश का मॉडल हो, चाहे अमेरिका का मॉडल हो। मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में किसान इसलिए जीवित है, खेती कर रहा है, क्योंकि उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। यूरोप में किसान इसलिए जीवित है क्योंकि उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। यानी वो उसका कितना रकबा है उसके हिसाब से और पैदावार के हिसाब से वो एस्टिमेट करते हैं कि पहाड़ में, रेगिस्तान में, अलग इलाकों में कितनी इसकी इनकम होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमारे देश में एक इनकम कमीशन अगर हम किसान का गठन कर दें तो उसके बारे में फिर हम बाद में उसका देखें कि कितने एरिया में उसको कितनी इनकम मिलनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अश्योर्ड इनकम, हर महीने उसको कितनी मिलनी चाहिए। अब देखिए, होता यह है कि हम हर चीज को भारत में नापते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, ये कितनी कंट्री में कितनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कितनी है, इसकी पैदावार कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन एग्रीकल्चर को हम नहीं काउंट करते। अगर ये 70% किसान जो देश के लिए अपने लिए पैदा करते हैं, अगर ये खेती बंद कर दें, आज ये भी क्रॉप हॉलिडे पे चले जाएं, तो देश के पास कोई विकल्प नहीं है, उसको आयात करना पड़ेगा। जब आपको आयात करना पड़ेगा तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे, क्यों किसानों की जरूरत है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसान को खुशहाल बनाएंगे, उसकी खुशहाली का गारंटी लेंगे, तो आपकी खेती ही जो है वो ठीक उस रास्ते पे नहीं आएगी। किसान और खाद्य सुरक्षा देश की दोनों जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी वो ठीक रास्ते पे आती है। ये कहना कि साहब आजकल के जो यंग लड़के हैं वो खेती में रुचि नहीं लेते, ये भी एक आर्गुमेंट है। आप मुझे बताइए, जिस देश में किसान परिवार की मासिक औसतन जो आय है एनएसएसओ द्वारा आंकी गई है वो 2,400 रुपए से कम है प्रति माह। 2,400 रुपए, मैंने कई जगह कहा है कि वो तो जो मेरे घर में आया आती है वो भी मेरे से ज्यादा ले जाती है। 2,400 रुपए 1 घंटा काम करती है सुबह और शाम को। किसान 24/7 काम करता है परिवार समेत और उसकी 2,400 रुपए से आय कम है। देखिए, अभी स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट दी है। स्वामीनाथन कमेटी के जो हमारे डिस्कशन थे उनके साथ, उसमें एक बात बहुत अच्छी निकल के आई और वो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि किसान को एक अश्योर्ड इनकम मिलने की जरूरत है, जिससे सिर्फ उसकी लागत ही नहीं, उसका बाकी परिवार जो है वो भी चलना चाहिए। और जो आजकल की जिस तरीके से बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स या बढ़ रही हैं कीमतें, वो भी उसमें कंपनसेट होनी चाहिए। इसलिए किसान आयोग ने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस 50% उसकी अब प्राइस माना जाना चाहिए। ठीक है। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय डॉक्टर हक थे उसमें चेयरमैन कमीशन के, उन्होंने 40% का पहली बार जो प्राइस आपने देखा, एक बार 2006 के बाद प्राइसेस जंप हुए थे वीट के, वो इसलिए उसमें उस टाइम पर 40% का ग्रोथ आया था। लेकिन अगर आप पिछले साल से अब का देखें जो प्राइस है उसमें कितना परसेंट ग्रोथ है? 1100 से 1150 आपने कहा, 1120 था, 50 रुपए सब्सिडी। अब आप ही ने कहा ये, तो बताइए वो कितने परसेंट ग्रोथ हुई है उसकी? वो तो इन्फ्लेशन को अगर आप एडजस्ट करते हैं वो तो इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं करता है। वो तो डीए जो हम बात करते हैं वो भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाती है प्राइस। जो हमें इकोनॉमिक्स बताई गई थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई है और ये हमें दोबारा इस पर सोच करनी पड़ेगी कि वो एस्टिमेट ठीक था कि गलत था। अगर ये सच होता तो 40 साल हरित क्रांति के बाद आज किसान 2.5 लाख किसान आत्महत्या क्यों कर चुके होते 15 साल में, और 40% किसान खेती क्यों छोड़ना चाहते हैं? इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला ठीक काम नहीं किया। क्या काम कर सकता है कि किसानों के लिए हम चाहे स्टेट वाइज हो तो अलग अलग स्टेट्स करें या सेंटर करें, एक इनकम कमीशन का गठन करें और उससे हम उसको नापें कि क्या उसकी इनकम होनी चाहिए। दुनिया में जो प्राइसेस मिल रहे हैं किसानों को, उसमें अगर आप देखें, सोचने की कोशिश करें तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। हॉलैंड में एक एग्जांपल देता हूं, हॉलैंड दूसरा देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का, हरियाणा के बराबर भी नहीं है शायद। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो हॉलैंड है, सेकंड बिगेस्ट जो है। हॉलैंड में किसान की जो आय है वो औसतन जो बाकी परिवार है उनसे 265% ज्यादा है। वो इसलिए नहीं है कि वो किसान बड़ा एफिशिएंट है या उसको बड़ी अच्छी खेती करनी आती है, वो इसलिए है कि उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। और हमारे देश में किसान जो है वो पिस रहा है। अमेरिका का मैंने एक अध्ययन किया, अमेरिका और भारत का, पिछले 10 सालों में 2010 तक, 2001 से लेकर 2010 तक अमेरिका के किसान, अमेरिका में सिर्फ 7 लाख किसान रह गए हैं, अमेरिका के किसानों को 12.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। 12.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है अमेरिका के किसानों को, 7 लाख किसान। हमारे देश में पिछले 10 साल में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और सोल्यूशन जो है, अगर हम वॉलमार्ट में ढूंढते हैं या हम सोल्यूशन ढूंढते हैं वायदा बाजार में, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो आप ही के पास है और वो जो हमने सिस्टम को डिसमेंटल किया उसको दोबारा लाने की जरूरत है। जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये माना जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन आने से, खुल जाने से बाजार, हमारे देश के किसानों को फायदा होगा। और आजकल तो हम जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की जो डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल खत्म होने के, बंद होने के कगार पे आ गया है। अभी अमेरिका में इलेक्शन आने तब तक कुछ नहीं हो सकता उसका। अब ये दोबारा सवाल उठ गया है कि क्या इसकी जरूरत भी है कि नहीं है। लेकिन पिछले 15 साल में क्या हुआ, 1995 में WTO आया था, तब भी हमने वार्न किया था। अभी तक 2011 तक दुनिया में क्या हुआ है? हुआ ये है कि दुनिया में 149 देश ऐसे हैं जिनको हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें से आज 105 देश फूड इंपोर्टिंग यानी खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। और ये WTO का जो दोहा डेवलपमेंट राउंड है, अगर ये समाप्त हो गया तो मेरा मानना है कि जो बाकी कंट्री बचे रुके हैं वो भी आयात करना शुरू कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में नॉर्थ एंड साउथ की डिवाइड तो थी, अब डिवाइड होगी किसके पास अनाज है और बाकी कितने कटोरे लेके खड़े।
और ये WTO का सारा जो संरक्षण था वो इसी तरीके से था कि डेवलपिंग कंट्रीज के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि उनकी मार्केट्स को बढ़ावा देना, अपने उनके जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर को खत्म करना बहुत जरूरी था। तो भारत में जो अभी प्रोसेस शुरू हो रहा है वो उसी का एक जो एक्सटेंशन है, और यही एक कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में 70% किसान जो हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं, इनको ऑफलोड किया जाए, इनको गांव से शहरों की तरफ पलायन किया जाए। सारी सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि अब किसानों को या गांव के जो वासी हैं उनको खेती से निकालकर शहरों की तरफ किया जाए। उन्होंने 1000 ITI के लिए बजट प्रोविजन किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में ये जो लोग यंग लोग खेती से बाहर निकल के जाएंगे शहरों में, इनको कोई काम नहीं करना आता सिवाय खेती के, तो इनको हथौड़ा चलाना सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक के कहने पे उन्होंने ITIs 1000 ITIs का गठन करने का उन्होंने प्रावधान किया है। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच है सरकार की कि किस तरफ इस तरफ एग्रीकल्चर को, किसानों को बेदखल किया जाए, एग्रीकल्चर से शहरों की तरफ लाया जाए। ये हमें अब मान के चलना चाहिए, उसी प्रतिबिंब से हमें देखनी चाहिए कि डेवलपमेंट्स कहाँ ये जा रही हैं। और इसका सबसे ज्यादा खतरा जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने 1996 में एक बात कही थी, अब तो भाई 20 साल हो गए, ज्यादा हो गए या होने वाले हैं। उसमें एक बात कही थी उन्होंने कि भारत में जो लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे 2015 तक, 2015 तो अब सिर पे आ गया, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या 20 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक ने 1996 में हमें बता दिया था कि 40 करोड़ लोग भारत के गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे 2015 तक। 40 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा है। हमारे देश में कहीं चिंता नहीं है इस बात पे कि इससे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या होंगे। भ्रष्टाचार का ये उसका इंपैक्ट है कि उससे बढ़ेगा कि कैच 22 स्टेशन उसमें क्या होगा, लेकिन क्या माओइज्म, नक्सलिज्म भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जो लैंड एक्विजिशन हो रही है जिस रेट से खेती से बाहर गया, ये सब चीजें जो है मेरा मतलब कहने का जुड़ी हुई हैं। इसको सारे को अगर आप इकट्ठा देखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये जो पॉलिसीज आज जो आ रही हैं उसका क्या मतलब, उसका एक ही मतलब है। बात को मैं खत्म करता हूं, यह है कि हमारे देश में किसानों के लिए एक एग्जिट पॉलिसी आ गई है। अब किसानों को खेती से बेदखल करना है, बाहर करना है। तो हमारे सामने, सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे बहुत बड़ी इस उम्मीद है मुझे कि स्वामी जी हमारा इस बात पे मार्गदर्शन करेंगे, हमारी लीड लेंगे, हमें एक रास्ता दिखाएंगे कि ये इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, अगले 3 दिनों में शायद आप भी इस पे व्याख्यान करें, सोचें कि ये जो मॉडल है ये देश के लिए कितना हानिकारक है। समझ आता है हम सबको कि खाद्य सुरक्षा तो एक तरफ गई, लेकिन जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो नक्सलिज्म से बढ़ता जा रहा है, हमें देख रहे हैं, एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट नक्सलिज्म। जब आप एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नक्सलिज्म बढ़ेगा, और यही हाल हमारे देश में आज है, जो प्रोसेस चल रहा है। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि जहां पर हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो इस सारे अंधकार में से एक रोशनी की तरह आए, और मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है इसके साथ कि स्वामी जी आप इसका एक हमें एक कहते हैं हार्बिंगर, एक लीड जो है हमें एक दिखा सकते हैं।